जगह तो वेट कर दो। क्या वेट, मैं भेज दूं क्या? बोल रहे थे कल लेटर बना था। इसमें कैसे भेजेंगे? वो लेटर भेजना है तो इसमें भेजना। इसी में तो भेज देते ना, शायद कार में भेज देते। आज आप सभी संस्थाओं ने अपने अपने स्तर पर बहुत बेहतरीन प्रयास किया होगा। आपके संबंधित स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मल्टीनेशनल कंपनीज और अन्य प्रतिष्ठानों में लोगों ने अपने एप्लीकेशंस को जरूर सबमिट करवा दिया होगा। आप लोगों को वॉइस प्रॉपर्ली मिल पा रही? चेतना सोशल फाउंडेशन, एक बार अनम्यूट कीजिएगा अपने आप। हाँ आ रही है सर, आवाज आ रही है, आ रही है सर। आप लोगों ने अपने अपने फंडरेजिंग इवेंट्स की स्टार्टअप कर दी होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ आप सभी से। आज सुबह कल के रिस्पांस को देखने के बाद महसूस हुआ कि हमारी संस्थाएं अब आगे दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करने का जज्बा रख रही हैं। इसी क्रम में एक संस्थान है हमारे साथ जुड़े हुए, मैं आप लोगों को जरूर शो ऑफ करना चाहूँगा। आज उन्होंने बहुत बढ़िया कैंटीन जो है स्टार्टअप की है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपना फंडरेजिंग कैंपेन स्टार्ट किया। शायद ग्रुप में आप लोगों ने फोटोज उनके रिसीव किए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सभी संस्थान, सभी हमारे प्रतिभागी जो है अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ बेस्ट करने का प्रयास अवश्य ही कर रहे होंगे। मैं एक प्रश्न आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा अभी। प्रश्न के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखिए और याद रखिएगा सभी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अवेल होते हैं। आवाज बहुत कम आ रही है तो सर, क्या मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं आ पा रही? नहीं सर, प्रॉपर तो आ रही है बट थोड़ी कम तो आ रही है। शिवराज जी की इस बात से तो सहमत है, थोड़ी सी कम आ रही है सर। अब श्रीमान जी अब ठीक हो गया सर। अब बेहतर है सर? हाँ बेहतर है सर। चलिए जी, डिवाइस कई है सर, ऐसी बात नहीं है। चलिए जी, मैं एक्चुअली इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा था डिजाइन को, सॉरी डिवाइस को, तो इस बहाने जो है मैंने डिवाइस भी सिलेक्ट कर दिया। एक बार जो है हमारी कितनी संस्थाएं हैं, कितने प्रतिभागी हैं जिन्होंने आज अपने लेटर्स पोस्ट कर चुके हैं, या सॉरी आप अपने फिजिकली रूप से डिलीवर कर चुके हैं, कितने प्रतिभागी हैं ऐसे एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा प्लीज। थोड़ा सा सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है और मैं इस वजह से अभी पोस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ। How many NGOs have posted their applications?
कितने ऐसे प्रतिभागी हैं जो स्क्रीन पर सवाल आपके सामने? हाउ मेनी एनजीओज हैव पोस्टेड देयर एप्लीकेशंस? कितने प्रतिभागी हमारे ऐसे जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है? यस और नो पर क्लिक करना है। आपकी स्क्रीन पर सवाल आ चुका है सर, हैंड रेज मत कीजिए। अब आप जो है वहां पर आपकी स्क्रीन पर सबमिट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर सवाल अवेलेबल है, आपको सिर्फ यस और नो पर क्लिक करना है। थोड़ा सा जल्दी, हमारे पास बहुत कम समय होता है अपने ड्राइव्स को देने के लिए, और ऐसे में बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि हम समय का सदुपयोग जरूर करें। 22 में से केवल 14 पार्टिसिपेंट्स ने जवाब सबमिट किया है अपना। बाकी के लोग सबमिट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपके स्क्रीन पर सवाल है, आपको सिर्फ यस और नो पर क्लिक करना है। 22 में से अभी भी 16 लोगों ने जवाब सबमिट किया है अपना। सबमिट नहीं हो। सबमिट नहीं हो पा रहा है। जी जी। सर थोड़ा सा तकनीकी सुधार की आवश्यकता है आपके इसमें। नेटवर्क चेतना सोशल फाउंडेशन ने शायद जवाब दिया था ना, नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो, जो मेरे पास शो आउट कर रहा है। आपका नेटवर्क कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है, और मैंने आपको बताया था कि आगे आप फंड रेजिंग के इवेंट में अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे बहुत अच्छा आपको करने की उम्मीद है, तो यकीन मानिए कि आपको अपना नेटवर्क कनेक्शन को बहुत ज़्यादा सॉलिड करने की आवश्यकता है। चलिए मैं पोल एंड कर रहा हूं और रिजल्ट आपके सामने है। आदि संस्थाओं ने अपने एप्लीकेशन पोस्ट कर दी हैं और आदि संस्थाओं ने अभी तक नहीं की हैं। यकीन मानिए जिन लोगों का जवाब है यस कि हाँ हमने सबमिट कर दी हैं, अगर वाकई में वो लोग सबमिट कर चुके हैं तो आप इस दौड़ में हमारे साथ चलने के काबिल बन चुके हैं। और जिन लोगों ने अभी तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना स्टार्ट नहीं किया है, यकीन मानिए कि भगवान भी आपका भला नहीं कर सकता। जो चीज फैक्ट है वो फैक्ट ही है, ठीक है, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समय का सदुपयोग और जो भी आपको सिखाया जाता है उसको जो है क्विकली इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, कि जो भी कुछ हमें सिखाया जाए हम उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर दें, जो भी कुछ हमें नया सीखने को मिले हम उसे तुरंत इम्प्लीमेंट कर दें। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। चलिए जी, एक प्रकार मैंने आपको अभी बता दिया है ऑलरेडी, और अब बात करते हैं दूसरे कोई कई तरीके हैं हमारे पास फंड रेजिंग के। अब बढ़ते हैं किसी दूसरे तरीके की तरफ। अब आपने वहां से जो भी सीखा, जो भी आपने किया, बहुत अच्छी बात है। अगर जो संस्थाएं हमारी नहीं कर पाई हैं कुछ भी, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी फिर से मिस कर दी है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल आइडियाज की। काफी सारे टेक्निकल आइडियाज हैं जिनके माध्यम से हम अपनी फंडरेजिंग इवेंट्स को स्मूथ कर सकते हैं, काफी ज्यादा स्मूथ कर सकते हैं। वो टेक्निकल आइडियाज क्या क्या है, नोट डाउन करना चाहें आप, बिल्कुल आप अपने कॉपी और पेन के साथ रेडी हो सकते हैं। मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, और कोशिश रहेगी कि आपको उन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन भी सिखाया जाए, कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। आर यू रेडी विद योर पेन एंड रजिस्टर और कॉपी? आप अपने कॉपी पेन के साथ रेडी होंगे ऐसी मेरी उम्मीद है। चलिए जी, ध्यान रखिएगा,
नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब भी आप किसी भी फंडरेजिंग आइडिया पे वर्क कर रहे हो, किसी भी प्रकार के फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म का यूज आप कर रहे हो, वहां पर कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, कुछ तरीके ऐसे जरूरी हो जाते हैं जो आपके इवेंट को बहुत स्मूथ कर देते हैं। वो तरीके क्या क्या हैं? सबसे पहला, नोट डाउन कर लीजिए, मोबाइल इवेंट ऐप। मोबाइल इवेंट ऐप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी भी प्रकार की फंडरेजिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं, आज का समय ऐसा है कि जहां पर व्यक्ति आपके साथ फिजिकल अटेंड नहीं हो पाता है। बहुत ही कम संभावनाएं होती हैं जब व्यक्ति आपको अपना जो है फिजिकल समय दे पाए। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने इवेंट को ऑनलाइन कंडक्ट करें, मोबाइल इवेंट या मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं आपके मोबाइल के लिए भी, जिनको आप बेटरली यूज कर सकते हैं अपने इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और काफी सारे ऐप्स आप ड्राइव करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, जिनके माध्यम से आप जो है अपने इवेंट्स को बहुत ज्यादा स्मूथली ड्राइव कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सेकंड है इवेंट माइक्रोसाइट। सेकंड है आपका इवेंट माइक्रोसाइट। इवेंट माइक्रोसाइट का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट जो है वो सिंगल पेज की बनाई जाती हैं। आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, मेक योर सिंगल पेज वेबसाइट @ 99 999। मतलब बहुत ही सस्ते प्राइस में एक छोटी सी वेबसाइट, एक सिंगल पेज वेबसाइट आपको डेवलप करके दे दी जाती है। यकीन मानिए, इस प्रकार की सिंगल पेज वेबसाइट आपके इवेंट होस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती हैं। आप सिंगल पेज साइट के माध्यम से बहुत बेहतरीन जो है फंड जनरेट कर सकते हैं। ये क्यों कहा गया, मैं आपको उसका कारण बता देता हूं। आज आप कोई अपनी कोई वेबसाइट बनवा रहे हैं। संस्था की वेबसाइट जब आप बनवाते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी संस्था की वेबसाइट जो है वो डायनेमिक होनी चाहिए, तभी आप उस पर ऑनलाइन पेमेंट्स ले पाते हैं, है ना। इस प्रकार की वेबसाइट बनाने के लिए एक तो खर्च बहुत ज्यादा आता है, दूसरा जब आप इस प्रकार की वेबसाइट बनवाते हैं तो आप सभी प्रकार के जो आपके सोशल वर्क्स हैं, आप उनको वन प्लेस पर जो है, एक सिंगल प्लेस पर आप उनको जो है रखवाते हैं। यानी कि एक वेबसाइट में आप सिंगल प्लेस पे रखते हैं, जो कि रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। जिन संस्थाओं का कार्यकाल 25 और 27 साल हो चुका है, आज अगर उनसे कहा जाए कि आप अपने स्टार्टिंग से लेकर आज तक की एक्टिविटीज की फोटोग्राफ्स और उसके बारे में लिखकर आप डाटा प्रोवाइड कीजिए, तो शायद बड़ा मुश्किल होगा डाटा कलेक्शन करना। वेबसाइट बनवाना बहुत आसान है। वेबसाइट बनाने के लिए एक से एक आपके पास जो है स्कीम्स अवेलेबल होंगी, लोग अवेलेबल होंगे जो 2000 में बना देंगे, 5000 में बना देंगे, 7000 में बना देंगे। लोग आज के समय में डायनेमिक वेबसाइट भी 9-9 हजार रुपए में बना के दे रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम उस साइट को ढंग से यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर हमारा डाटा अवेलेबल नहीं होता है। बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे डाटा को होल्ड कर पाना, ऐसे डाटा को एक्सट्रैक्ट कर पाना। हालांकि हम कोई भी प्रोग्राम जब अपना ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम उस डाटा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर देते हैं, जैसे फेसबुक एक्सेट्रा। लेकिन वहां से निकाली गई फोटोग्राफ्स या वहां से निकाली गई वीडियोज में वो क्वालिटी नहीं होती है जिसको हम साइट पर जो है डेवलप करवा पाए। तो बड़ी समस्याएं हो जाती है ऐसे में। तो वहां पर आपकी ये जो इवेंट माइक्रोसाइट है, जिसका मैंने अभी सेकंड आपको जो टॉपिक लिखवाया इवेंट माइक्रोसाइट्स, ये माइक्रोसाइट्स क्या होती है? सिंगल पेज वेबसाइट होती हैं जिस पर आप सिंगल पेज में आपकी एक्टिविटीज को जो है ड्राइव कर सकते हैं। यानी कि केवल सिंगल पेज आपने बना दिया आपकी एजुकेशन एक्टिविटी के लिए, और वहां पर आपने अपना एक डोनेशन का ऑप्शन टैग कर दिया। आपने एक सिंगल पेज बना दिया आपकी जो है वुमेन एम्पावरमेंट्स की जो है उसके लिए, और वहां पर क्या है, आपने अपने डोनेशन पेज को उस पर टैग कर दिया, यानी कि डोनेशन के लिए ड्राइव वहां पर आपने लगा दिया।
तो इस प्रकार की इवेंट माइक्रोसाइट को होस्ट करना भी एक बेहतरीन तरीका होता है फंड रेजिंग के लिए। तीसरा नोट डाउन कीजिएगा, मल्टी चैनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मल्टी चैनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब मल्टी चैनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? ध्यान रखिएगा कि हम अपने इवेंट की जो मार्केटिंग करते हैं, क्या होता है कि हम मान लीजिए कोई इवेंट करने जा रहे हैं अपने यहाँ पर, और हमने सिर्फ उसके पोस्टर छपवा दिए और अपने एरिया में लगवा दिए। अगर पोस्टर छपवा के एरिया में लगवा देना पर्याप्त होता तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं होती। मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहती है कि जब आप किसी भी प्रोग्राम को होस्ट करते हैं तो सभी प्रकार के मीन्स, यानी कि सभी प्रकार के माध्यमों को आपको उपयोग करना है। चाहे वो मैसेजिंग हो, यानी कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसको मैसेज के माध्यम से, है ना, इवेंट इंफॉर्मेशन की अनाउंसमेंट के माध्यम से, उन्हें आप फॉलो अप के माध्यम से ले सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं मल्टी चैनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के, कि आप कोशिश कीजिए कि यहां पर आप सभी तरीकों का यूज करें, सभी तरीकों का यूज करें। जब आप हर माध्यम से अपने कैंपेन का, अपने इवेंट का आप प्रचार करते हैं, तभी आप मैक्सिमम एंगेजमेंट पा सकते हैं। इसको ड्राइव करना, किसी भी इवेंट को ड्राइव करना, उसको थोड़ा सा अट्रैक्ट बनाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितना आप उसको अट्रैक्ट बनाएंगे उतना आप जो है सॉलिड फंड रेजिंग कर पाएंगे। सबसे बेहतरीन तरीका होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेटर है तो आप किसी भी इवेंट को मल्टी जो है उसके अंदर आप जो है मल्टी एंगेजमेंट्स लेकर आ सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट आप रहेंगे। और याद रखिएगा, फंड रेजिंग कोई भी हो, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो फेस टू फेस फंड रेजिंग हो, चाहे वो आपकी इवेंट फंड रेजिंग हो, चाहे वो आपकी जो है क्राउड फंडिंग हो, कोई भी किसी भी प्रकार की फंड रेजिंग इवेंट या फंड रेजिंग टेक्निक का आप यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा हर एक चीज पर्टिकुलरली जो है डिपेंडेंट होती है आपके क्राउड के ऊपर। अगर हम फेस टू फेस जो है फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो जब तक फेस टू फेस लोग मिलने हमसे नहीं आएंगे, क्राउड हमारे पास नहीं होगा, हम कैसे फंड रेजिंग कर पाएंगे? जब तक हम ऑनलाइन फंड रेजिंग कर रहे हैं, जब तक हमारा जो ऑनलाइन इवेंट है वो मैक्सिमम लोगों तक ड्राइव नहीं होगा, तब तक हम कैसे फंड रेजिंग कर पाएंगे? तो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने मल्टी चैनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को जरूर अपनाएं। मल्टी चैनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए आप चाहें तो अपने एम्प्लॉयज को जो है आप ट्रेन कर सकते हैं, यानी कि पर एम्प्लॉयज या व्यक्ति के हिसाब से, अपने वॉलंटियर्स के हिसाब से आप ड्यूटी लगा सकते हैं कि किसको कौन सा मीन दिया गया है, कौन सा किसको माध्यम दिया गया है उसकी प्रचार के लिए। याद रखिएगा, आप जब भी किसी इवेंट को होस्ट करते हैं वहां पर आपकी लोकल पब्लिक का होना भी अनिवार्य है। जब भी आप कोई फिजिकल इवेंट करते हैं तो वहां पर लोकल पब्लिक का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि वहां से आपकी पकड़, आपकी जो ग्राउंड है वो महसूस होता है। जो आपके डोनर्स, आपके जो भी लोग आपके अटेंडर्स होते हैं उस प्रोग्राम को, उनको आपका एक बेस पता लगता है। किस माध्यम से? आपकी लोकल प्रेजेंस से, जो आपकी वहां की लोकल प्रेजेंस होगी। अगर आप एक फिजिकल ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप एक ऑनलाइन ड्राइव कर रहे हैं, तो ये यकीन मान के चलिए कि आपकी ऑनलाइन ड्राइव के अंदर आपकी टीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज अगर हम बात करें, शायद ये इस चीज की कमी आपने हमारे यहाँ भी देखी होगी। जब हम कोई ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, मान लीजिए किसी ने कहा कि सर अध्यक्ष महोदय आपका नंबर चाहिए, तो अध्यक्ष महोदय को अपना नंबर बताना पड़ता है। अगर टीम मजबूत है तो तुरंत वहां चैट बॉक्स में, व्हाट्सएप के माध्यम से या चैट बॉक्स में जो है तुरंत मैसेज लिखा जा सकता है टीम के माध्यम से। तो ये जो होता है ड्राइव, ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर हम यहाँ पर कमजोर हैं, दैट मीन्स कि ये कमी हमें बहुत लंबे समय तक सेधने वाली है। ये कमी हमारे फंड रेजिंग जो हमारा इवेंट है उसको कोलैप्स कर सकती है, पूर्ण तरीके से कोलैप्स कर सकती है। और ऐसा हुआ है, मैंने देखा है, प्रैक्टिकली इस चीज को अनुभव किया है कि अगर हमारी मल्टी चैनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है तो अच्छे अच्छे इवेंट फेल हो जाते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी की बहुत सारी रैलियां फेल हो गई। ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग आज के समय में बीजेपी, लेकिन उसके बावजूद कई रैलियां इनकी फेल हुई। उसके पीछे कारण हुआ मल्टी चैनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यानी कि लोगों ने प्रचार का अभाव वहां पर कर दिया। तो आप जब भी अपना कोई प्रोग्राम होस्ट करते हैं, आप कोई भी फंड रेजिंग इवेंट होस्ट करते हैं, आप कोई भी फंड रेजिंग टेक्निक को यूज करते हैं, उसके माध्यम से आप फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो यकीन मानिए इतना समय देना पर्याप्त है कि उसकी ढंग से मार्केटिंग हो जाए। और उसके लिए आपको मल्टी चैनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का उपयोग करना पड़ेगा। चाहे आप उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये सॉफ्टवेयर होते क्या है, आपने किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को सॉफ्टवेयर पे अपलोड किया, उस सॉफ्टवेयर ने क्या किया, आपके जितने भी डिफरेंट माध्यम है, चाहे वो टिम्बलर हो, टम्बलर हो, आपका टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सब पे पोस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये जो मीन्स होते हैं, ये जो सपोर्टिव जो एप्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं आपकी इस प्रकार के इवेंट की सक्सेस के पीछे। फिफ्थ जो रहता है वो रहता है डिजिटल डोनेशंस ऑन साइट। नोट डाउन कर लीजिएगा, डिजिटल डोनेशन ऑन साइट्स। कोशिश कीजिए जितना ज्यादा आप डिजिटल डोनेशंस कलेक्ट कर सकें, या आपकी वेबसाइट पर भी डिजिटल डोनेशन के लिए जो है विकल्प मौजूद हो। ये चीज क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूं। काफी लोग कहते हैं कि सर हम मार्केटिंग की ना एक स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, कौन सी, फेस टू फेस फंड रेजिंग। और उस फेस टू फेस फंड रेजिंग में कौन सा इवेंट यूज करते हैं वो पता है आपको, डोर टू डोर सर्वे का। यानी कि उन्होंने अपनी मार्केटिंग चैनल में, अपने संस्था में कुछ ऐसे वॉलंटियर्स हायर किए हुए हैं जो डोर टू डोर जाते हैं और संस्था के नाम पे पर्ची कटवा के लेकर आते हैं। यकीन मानिए आपका रिजल्ट, मैं मानता हूं आपके लिए आपका रिजल्ट 100% होगा, लेकिन अगर आपका रिजल्ट आपके लिए 100% है, मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूं कि मेरे तरीके से वो रिजल्ट 10% भी नहीं है। क्यों? उसका कारण है, सामने वाले व्यक्ति को आप एक विकल्प देकर आइए कि आप अगर मेरे नाम से गूगल सर्च करेंगे तो आपको वहां पर हमारे बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप वहां से भी डोनेट कर सकते हैं। तो आपकी साइट पर आपकी प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब भी कोई संस्था फंडरेजिंग के काम में आगे आए, यकीन मानिए अगर आपके पास अभी तक अपनी साइट डेवलप नहीं है तो आप फंडरेजिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति, डोनर, याद रखिएगा, डोनर हमेशा आपको सर्च करता है कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। मैंने आप यकीन मानिए मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो जब मैं किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को या किसी भी एजेंट को, किसी भी डीलर को जब पकड़ता हूँ उस काम के लिए, मैं सबसे पहले उसकी साइट विजिट करता हूँ। साइट विजिट करने के बाद मुझे नीचे दिखाई देता है @ या कॉपीराइट 2022, 2023। इससे मुझे पता लग जाता है यह सामने वाली कंपनी अभी स्टार्टअप हुई है। वेबसाइट अगर आप 2022 में डेवलप करवा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप 2022 में ही उभर कर आए हैं। काफी सारी आप वेबसाइट चेक करेंगे, उसमें नीचे लिखा होता है कॉपीराइट @ 2019, 2018, 2003, 2004। यानी कि वो साइट तब से अवेलेबल है। यानी कि जिस व्यक्ति की साइट पिछले 5 साल से अवेलेबल है, दैट मीन्स ही एग्जिस्ट इन द मार्केट। अगर आपकी साइट 2 या 3 साल पुरानी दिखाई देती है तो डोनर आप पे यकीन कर पाएगा कि बिल्कुल आप कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके पास अपनी एक फंडरेजिंग साइट होना आवश्यक होती है। आपकी वेबसाइट आज आप बनवा लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आज भले ही उसका आप उपयोग ना कर पाए, आज भले ही उससे आप फायदा ना ले पाए, लेकिन आने वाले 2-3 सालों में आप मार्केट में एग्जिस्ट करने लगेंगे।
जब भी आप किसी व्यक्ति को अपनी साइट का रेफरेंस देंगे तो सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल चेक कर सकता है डोमेन के माध्यम से भी कि हाँ, आपका डोमेन जो आज से 5 साल पहले रजिस्टर्ड हुआ था, आज से 10 साल पहले रजिस्टर्ड हुआ था। कभी भी एक साइट है whois.com, आप उस पर चेक कीजिएगा, कोई भी डोमेन डाल के चेक कीजिएगा, वो बता देगा कि कब कब से डोमेन परचेज्ड है। आप साइट भले ही कल डेवलप करवाए नहीं उस पर, लेकिन डोमेन की जो जन्म तिथि है ना, वहां रिकॉर्ड हो जाती है। आप जब गूगल को सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको, बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं इसमें आपको। अनमोल रतन वेलफेयर फाउंडेशन, अगर आप मौजूद हैं सर, एक बार अपने आप को जो है अनम्यूट कीजिएगा। अनमोल रतन वेलफेयर फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। ध्यान रखिएगा, फिजिकल के साथ साथ आपकी मेंटल प्रेजेंस होना भी जरूरी होता है, तभी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ आप ले सकते हैं। इन स्मार्टफोन्स जो सबसे पहला आपको लिखवाया गया, स्मार्टफोन और मोबाइल इवेंट ऐप जो आपको लिखवाए गए हैं, इनके माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूं। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। जी मैम, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ने से पहले और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जुड़ने के बाद दोनों चीजों में आपको कितना अंतर दिखा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में? पहले आप कोई भी इवेंट करते थे, वो कितना लोगों तक जाता था, और आज जो आप इवेंट करते हैं वो कितने लोगों तक पहुंचता है, ये कुछ मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ एक मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उससे जुड़ने के बाद हमारी जो रीच है वो लोगों से बढ़ गई है। मतलब हम ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, और सर भी जो आप हमें सिखाते हो, जितनी भी चीजें बताते हो, तो वो सब जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट पहले से बेटर आता है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम सोचे सर, मैं तो पुराने ख्यालात का व्यक्ति हूँ, मुझे फेसबुक चलाना कहाँ आता है, तो यकीन मानिए आप इस मार्केट में, इस कैटेगरी में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपसे सरवाइव करना। आप कहें सर मुझे टम्बलर चलाना नहीं आता, आप यकीन मानिए, हम लोग कहते हैं कि हमें व्हाट्सअप आता है सर, हम व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, है ना? यकीन मानिए सर कि मैं सिर्फ व्हाट्सअप यूज नहीं करता हूं, आज के समय बहुत पुरानी टेक्निक हो चुकी है व्हाट्सअप। आज टम्बलर भी यूज करना है आपको, आज ट्विटर भी यूज करना है आपको, आज इंस्टाग्राम भी यूज करना है आपको। हर तरीके से आपको फंड रेजिंग से संबंधित जो भी आप कर सकें, उस तरीके को आपको यूज करना है। आज फेसबुक कह लीजिए, इंस्टाग्राम कह लीजिए, आजकल सब कुछ मेटा के अंदर आ चुका है। वो आपका चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, आपका चाहे टेलीग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, तो मेटा पॉलिसीज आजकल बहुत चेंज हुई हैं। आप छोटी छोटी रील्स बनाते हैं, उसके ऊपर भी आपको फंड रेजिंग होती है। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस के माध्यम से फंड रेजिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इवेंट्स के माध्यम से फंड रेजिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि आज शनिवार का दिन है, आज दिन भर में मेरे 5 इवेंट हो चुके हैं। कुछ इवेंट्स आपको शायद पता थे, आज एक पेड इवेंट था जो आप लोगों के लिए भी जो है, जिसकी जानकारी आप लोगों को भी थी, लेकिन 3 ऐसे इवेंट भी थे इस इवेंट को छोड़कर। यानी कि एक ये जो वर्कशॉप जो फेसबुक सीरीज का आप अटेंड कर रहे हैं, एक इससे पहले 4 बजे जो हुई, उसके बारे में शायद आपको पता था, क्योंकि एक ऑनलाइन इवेंट, पेड इवेंट होने वाला है यादव जी का। लेकिन आपको दिन के 11 बजे वाले इवेंट के बारे में, दोपहर 2 बजे वाले इवेंट के बारे में नहीं पता था बिल्कुल भी। वो स्पॉन्सर्ड इवेंट थे, वो करवाए गए थे। तो इवेंट्स के माध्यम से भी आप फंड रेजिंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने इवेंट को कैसे ड्राइव करते हैं। अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति है, देखिए याद रखिएगा, काफी लोगों ने मुझसे कहा भी था, एक सज्जन ने मुझसे सवाल किया था कि सर, हम ये जो इन्हें हम सेलिब्रिटीज कहते हैं, सर हम सेलिब्रिटीज को कैसे इनवाइट करें अपने किसी इवेंट में? आप यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने कामों के अंदर इस वर्कशॉप, केस बुक को छोड़कर, जब हम सीखने जाते हैं ना,
तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हमें सीखना है। दूसरी प्रायोरिटी क्या होती है, हमारी टीम को भी सीखना जरूरी है। आप खुद भी जुड़िए, आपकी टीम को इनवाइट कीजिए सीखने के लिए, क्योंकि हर जगह आपकी प्रेजेंस आपकी वरीयता को खत्म कर देती है। यह बहुत जरूरी होता है। जब आप अपने सभी कामों में अपना नाम हटा देंगे, आपकी सिर्फ डायरेक्शंस यूज हुआ करेंगी, बाकी के सब काम आपकी टीम करेगी, उस दिन मान के चलिए आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। और जब आप अपना कोई भी इस प्रकार का प्रोग्राम आप जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, आप इस प्रकार का कोई भी अपना प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो यकीन मानिए उस समय आपसे बड़ी सेलिब्रिटी कोई नहीं है। इन 4 सालों में पहली बार, पिछले 4 सालों में 2019 से माधव जनकल्याण फाउंडेशन को मैंने इन्वेंट किया है और इसको जो है स्टार्टअप में लेकर आया। और इन सालों में इस बार पहली बार मैं ऑर्गेनाइज, मेरी टीम ने विचार किया कि सर क्यों ना इस बार जो है होली मिलन समारोह ऑर्गेनाइज किया जाए। आप यकीन मानेंगे, सिर्फ एक जो है एक इवनिंग टी के लिए, शाम की एक चाय पीने के लिए अभी तक 70+ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है। सुबह सोचा था, सुबह कैंपेन के बारे में बात हुई है टीम से, सुबह कैंपेन के बारे में बात हुई है। सिर्फ और सिर्फ जो माधव जनकल्याण फाउंडेशन के जो हमारे पर्सनल डोनर के ग्रुप है हमारे, या हमारे जो वॉलंटियर्स के ग्रुप हैं, सिर्फ उसमें एक मैसेज डाला गया था कि भाई इस बार जो है एक होली मिलन समारोह का जो है एक जो है टी पार्टी आयोजित की जा रही है और उसमें यादव जी खुद प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आप यादव जी के साथ एक चाय ले सकेंगे। आप यकीन मानेंगे 73+ जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लोगों ने उसके लिए फंडिंग्स दिए, डोनेशन दिया उसके लिए 7300 रुपए। हालांकि बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी बात भी नहीं है। 99 रुपए पर हेड पर एडमिशन था उसके अंदर कॉस्टिंग। यकीन मानिए कोई बड़ी बात नहीं है 7300 रुपए इकट्ठा करना, लेकिन इतनी छोटी भी बात नहीं है कि आप एक इवेंट को सक्सेसफुली ड्राइव कर पा रहे हैं। हमारे पास अभी चैट बॉक्स में कल भी शायद बहुत एक मैसेज सर ने पहले से टाइप किया था। कृष्ण कुमार जी अगर हमारे साथ अवेलेबल हैं, अपने आप को सर एक बार अनम्यूट कीजिएगा। महासंघ बहुत बड़ी ताकत है एनजीओ के लिए। कल भी सर आपने इस प्रकार का कोई मैसेज जरूर डाला था, मुझे जहां तक याद है कि कल आपने दिल्ली में महासंघ की पावर को देखा। सर अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, मैं जानना चाहूंगा आपसे आपका एक्सपीरियंस कि क्या कुछ आपने महसूस किया महासंघ के बारे में। कल भी आपने कोई कमेंट किया था कि हमने कल महासंघ की पावर को दिल्ली में नोट किया। तो सर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा और बाकी के हमारे सभी प्रतिभागी भी जानना चाहेंगे, ऐसा क्या हुआ आपके साथ डे बिफोर यस्टरडे कि आपको महासंघ की ताकत का पता लगा। माननीय कृष्ण कुमार जी, काइंडली अनम्यूट योर सेल्फ, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। कृष्ण कुमार जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है, या सर अपने आप को अनम्यूट करके देखिए अब, कृष्ण कुमार जी। जी बिल्कुल, अनम्यूट कर पाए सर आप अपने आप को? शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, चलिए कोई बात नहीं। तो याद रखिएगा कि आप अपने आप में बहुत कुछ हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको आवश्यकता है आपके खुद के वजूद को समझ पाने की। और इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि जब तक आप अपने, मैं एक चैट मुझे किसी ने भेजा है, मेरी संस्था 2014 में रजिस्ट्रेशन हुआ लेकिन सिर्फ पैसे कमाए, लेकिन मेरी संस्था को कोई नहीं पहचाना। जब से महासंघ से जुड़े हैं तब से ही मैं काम कर रहा। धन्यवाद सर। मुझे नहीं, टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी शायद मुझे जहाँ तक याद है आप नागपुर साइड से हैं, नागपुर या छिंदवाड़ा साइड से।
टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सर एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, जी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट नहीं हो रहा है। हेलो। जी सीमा जी। हाँ सर जी, मैं 2014। सर वॉइस चली गई है आपकी, एक बार अनम्यूट कीजिएगा फिर से। जी। हेलो सर जी। जी हाँ सीमा सर जी, जी। मैं 2014 से सर रजिस्ट्रेशन करके रखा हूँ, लेकिन मैंने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ कंप्यूटर कोर्सेस मेरे ऐसे यानी कि हाँ चलाए मैंने महाराष्ट्र में। जी लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ तब से आज मेरे महाराष्ट्र और एमपी में हर कोई पहचानने लगा कि टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के जो संस्थापक है राजेश रेवाड़े, ये हर कोई जानता है। सोशल एक्टिविटी बहुत हो रही है सर, आपसे जुड़ा तब से मैं। ना तो इसके पहले सोशल एक्टिविटी यानी मुझे कोई नहीं पहचानता था इसके पहले। नहीं सर, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये सब महासंघ से जुड़ने का कमाल नहीं है, बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं। ये सब नहीं सर, कमाल है लेकिन आपके आपके फॉलोअप का। आप महासंघ के द्वारा दी गई जानकारी को फॉलो कर रहे हैं, आप महासंघ के द्वारा दी गई जानकारी को आप इम्प्लीमेंट में लेकर आ रहे हैं, तब ये संभव हो पाया है। नहीं, लेकिन सर इसकी जानकारी सर हमको नहीं थी, इसके बारे की जानकारी, लेकिन आपके साथ जब से जुड़े और आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, बहुत अच्छी लगी सर। और मैं आज आज बता रहा, हकीकत में सर आपको सैल्यूट करता सर मैं, कि आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी बताई। और महाराष्ट्र में अभी आप सोशल मीडिया पे देख पा रहे होंगे कि मैं गरीब बच्चों को जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको रोज मैं खुद ही जाके पढ़ाता हूँ, 3 घंटे रात को 7 बजे से लेके 9 बजे तक के या 9:30 बजे तक पढ़ाता हूँ मैं। उसके बाद आपके साथ मीटिंग करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया सीमा जी, बहुत बढ़िया सीमा जी। आप जैसे लोगों के साथ सैल्यूट है जो खुद से मेहनत करते हैं। और यकीन मानिए, जब तक आप अपनी संस्था में किसी भी फिजिकल इवेंट में खुद प्रेजेंस नहीं है, इवेंट का मतलब याद रखिएगा, यहाँ पर दो मतलब हैं। इवेंट का मतलब उस इवेंट से नहीं जो आपके कार्यक्रम है, इवेंट का हाँ मतलब सर। उस सामाजिक वर्क से है जो आप ग्राउंड लेवल पर कर रहे हैं या करवा रहे हैं। मेरी संस्था के अंदर जब हम किसी लावारिस लाश के दाह संस्कार के लिए जाते हैं तो मैं खुद प्रेजेंस होता हूं वहां पर। सोशल वर्क करने में कोई बुराई नहीं है। यकीन मानिए, जब आप कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, ऐसी किसी एक्टिविटी में, ऐसे किसी इवेंट में जब आप पहुंचते हैं, बिल्कुल भी बुराई नहीं है। आपकी खुद की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। इससे आप लोगों के दिल में बसते हैं कि यार देखो, इतना बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद मेरे साथ खड़ा हुआ है। और जहां पर आपके और इवेंट्स की बात आती है, जब आप किसी फंड रेजिंग इवेंट को कर रहे हैं, स्पेशली फंड रेजिंग इवेंट के अंदर याद रखिएगा, फंड रेजिंग इवेंट के अंदर आपकी एब्सेंस ही बहुत कुछ तय करती है। आप वहां पर प्रेजेंट अगर होते हैं तो सेलिब्रिटी के रूप में होइए। जैसे और लोग आपके इवेंट में दर्शक बन के आए हैं, ऐसे ही आप अपने इवेंट में जो है आयोजक या प्रायोजक या आप जो है चीफ गेस्ट के रूप में पधारिए। बहुत जरूरी है। मैंने बहुत देखा, बहुत सारी संस्थाओं को मैंने एक चीज नोट की है। अपनी संस्थाओं में वो लोग गेस्ट के रूप में एमएलए को, इसको उसको बुलाते हैं। यकीन यकीन मानिए, सह अतिथि के रूप में आप उनको बुलाइए, कोई बुराई नहीं है। अगर उनको आप मुख्य अतिथि के रूप में बुला रहे तो आपके डायरेक्टर का नाम अतिथि के रूप में होना चाहिए वहां पर। ओके सर। आप अपनी वैल्यूज को कम मत कीजिए कभी भी। और जिस दिन आप इस चीज को खुद करना परफॉर्म कर देंगे, आप यकीन कीजिए कि आपके डोनेशन में वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वृद्धि? क्योंकि लोगों को आपकी वैल्यू समझ में आएगी। बराबर सर। हर समय किसी के लिए प्रेजेंस रहना भी गलत होता है। मैं इस बात का एक लाइव प्रैक्टिकल उदाहरण अपने जीवन से बता रहा हूं। याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी आपको शेयर किया जाता है, जो भी अनुभव आपके साथ साझा किया जाता है, वो जीवन के प्रत्यक्ष उन चीजों पर आधारित होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि 2018 तक कुछ स्थितियां ऐसी थी, संभावनाएं ऐसी थी कि लोग जो है इनवाइट करते थे किसी भी काम के लिए, और मैं त्वरित रूप से पहुंच जाया करता था। बहुत सारे लोगों ने इनवाइट किया, सर फलानी जगह हम आपकी संस्था के मेंबर हैं, आज हमारा पड़ोसी से झगड़ा हो गया है, वहां चले गए साहब। ठीक है, थाने में पहुंच गए, मैंने फोन लगा दिया। सामने वाले व्यक्ति का जो है अब जाहिर सी बात है, थाने में जब कोई झगड़ने के लिए जाता है या झगड़ के जाता है तो थाना दोनों जगहों से पैसा लेता है सुलझेड़ा करवाने के लिए, है ना। शिकायतकर्ता से भी, फरियादी से भी, और आप जो है आरोपी से भी, दोनों से पैसा लेते हैं, समझौता करके भेज देते हैं। अब उनमें से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अपराधी हो, यानी कि जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, अपराधी का मतलब ये नहीं कि कोई संगीन अपराधी। अपराधी का मतलब भाई झगड़ा किसने शुरू किया, कंप्लेंट जिसने पहले कर दी वो शिकायतकर्ता हो गया,
और जो बाद में कंप्लेंट कर पाया या जो जिसने कंप्लेंट नहीं कर पाई, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो बेचारा आरोपी बन गया। तो ऐसे में मान लीजिए, चाहे वो शिकायतकर्ता मेरी टीम से रहा हो, मेरे संस्था का मेंबर रहा हो, डोनर मेंबर रहा हो, या फिर कोई और रहा हो, मुझसे परिचित रहा हो, उसने फोन किया, सर ऐसी ऐसी बात है, थाने में दिक्कत आ रही है, एक फोन कर दिया, ठीक है, उसके 4 पैसे नहीं बचे, उसके कोई पैसा नहीं लगा वहां पर, ठीक है। घर जाने के बाद उसने कभी भी ये नहीं कहा कि यादव जी ने मेरा ये काम कर दिया, बल्कि जिसके साथ झगड़ा हुआ उसको कहता है कि देखा मेरी पहुंच, मेरी एक चवन्नी नहीं लगी और तेरे 500 रुपए लग गए थाने में। ध्यान रखिएगा, आपकी प्रेजेंस आपको खत्म कर देती है। जब मैंने अपने इस व्यवहार को एनकैश करना चाहा वोटों के रूप में, मैंने जो है अपने लोकल असेंबली से फार्म भरा एमएलए का, और जब मैंने अपने वोट काउंट किए तो मुझे पता लगा यार, इससे कई बार तो मैं थाने में फोन कर चुका हूँ, इससे कई गुना ज्यादा तो मैं लोगों के लिए काम आ चुका हूं, लेकिन वोट परसेंटेज बहुत कम था। शायद अगर मैं कहूं मेरे सामाजिक कार्य, जो लोकल के सामाजिक कार्य हैं, उसका 2% भी वोट परसेंट नहीं था मेरे पास। कारण क्या था उसका? लोगों को वैल्यू नहीं थी, क्योंकि मैं उनके लिए हर समय अवेलेबल था। अब काम वही करता हूं, लेकिन तरीका बदल दिया है। तरीका कैसे बदला? अब अगर मेरे पास कोई फोन आता है, सर मैं थाने में हूं, ऐसे ऐसे शिकायत हो गई थी, एक बार आप बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो बात करने के बाद या सामने वाले जो अधिकारी होता है, थाने वाला जो अधिकारी होता है, उससे जब मैं बात करता हूं, तो यकीन मानिए मेरे शब्द क्या होते हैं कि भाई साहब मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूं, तब तक 2 पट्टे इसके मार के रखना, और जब मैं आ जाऊं ना, तब इसको मेरे कहने पे छोड़ देना, तब तक 2 पट्टे ढंग से बजाना इसके ऊपर। हकीकत, यकीन मानिए। अब ये कहता हूं, और जब तक मैं थाने में पहुंचता हूं, तब तक उसका जो है पैंट खुलवा के थाने वाले 2 बजा चुके होते, तीसरा मारने वाले होते, मैं पहुंचा तो अरे भाई साहब ये तो हमारा आदमी है, अरे अरे यादव जी छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, अरे भाई साहब मुझे पता नहीं था, इन्होंने कहा तो था किसी संस्था से हैं, लेकिन सर पहचान नहीं पाया आपकी संस्था से। अब घर जाने के बाद वो ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हूं, क्योंकि वहां पैंट खुलवा के पिछवाड़े पे 2 बज रहे थे। अब यादव जी ने बचा लिया, जरूर घर जाके कहेगा अरे यार यादव जी बड़े अच्छे इंसान है, वो आ गए, नहीं तो 4 और बच जाते मेरे पिछवाड़े पे। तो यकीन मानिए कि जब आपकी प्रेजेंस हमेशा सबके लिए अवेल हो जाएगी ना, तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपकी प्रेजेंस रखिए कहां? आपकी सोशल एक्टिविटीज में, फंड-रेजिंग इवेंट्स या ऐसा कोई भी कार्यक्रम जब आप करते हैं जहां आप फंड-रेजिंग कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस ना के बराबर या फिर मुख्य अतिथि में या फिर गेस्ट अपीयरेंस में अगर आ रहती है, तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, सबसे ज्यादा बेस्ट है। ये बहुत जरूरी है। हमारी खुद की वैल्यू हमारे अपने हाथ में है। यकीन मानिए, मैं इस समय जैसा भी बैठा हुआ हूं, मैं बिल्कुल इस बारे में कोई शर्म वाली बात नहीं। मैं एक बार मैं अपने सिस्टम को कनेक्ट करता हूं, और मैं एक बार अपना कैमरा भी ऑन करना चाहूंगा। चलिए जी, आई थिंक सो कनेक्टिविटी, आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे। मैंने नॉर्मल एक टी शर्ट यूज की हुई है, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने जनरली अपनी मीटिंग्स को हेल्ड कर रहा हूँ, कोई भी प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए कि जब तक मैं आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं, मैं तब तक इस गेटअप में रह सकता हूं। आप मेरे सामने बैठे हो, मैं इस समय बहुत सारे लोगों को देख पा रहा हूँ, चेतना सोशल वेलफेयर फाउंडेशन को देख पा रहा हूँ मैं, हमारे साथ सामने हमारे साथ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी सर जुड़े हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ सर आप टी शर्ट में। हमारे जितने भी प्रतिभागी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सभी को नोट डाउन कर पा रहा हूँ, सब अपने एक होम ड्रेस के अंदर अवेलेबल हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जिस समय आप अपनी किसी फंडरेजिंग इवेंट के अंदर जाते हैं, आप जिस समय अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, तो आपके चेहरे पर 500 रुपए खर्च करना जरूरी बनता है, बिकॉज यू आर ए सेलिब्रिटी। सबसे पहले जाइए आप जो है ब्यूटी पार्लर पर, या जिसे हम कहते हैं मेन सैलून पर, वहां जाइए, अपने आप के ऊपर खर्च कीजिए सर, बहुत जरूरी है। कोई हम रोज थोड़े कर रहे हैं यार, ऑब्वियस सी चीजें हम रोज थोड़े कर रहे हैं। इस प्रकार के इवेंट हम कितने ऑर्गेनाइज करते हैं साल भर में? 3, 4, 6। अगर हम 6 इवेंट के अंदर 500 रुपए पर इवेंट अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते साहब। सबसे पहले अपने ऊपर 500 रुपए खर्च कीजिए, वहां जाइए, सैलून वाले को बोलिए भाई साहब यूं मान के चल कि आज दोबारा घोड़ी चढ़ने जा रहा हूं,
तैयार कर दे फटाफट। वो वाकई में आपके बाल वाल कलर वलर करके सब कुछ, और आपकी मुस्टैच वगैरह जो है सीधी करके उस पर जेल वेल लगा के आपको बिल्कुल सेट करके दे देगा। ठीक है, 10 रुपए उसको टिप के दे के आइए, है ना, कि यार तूने बहुत अच्छा सजा दिया मुझे। पर याद रखना, ये जब डायलॉग बोलो ना कि दूल्हे की तरह सजा दे, तो ध्यान रखना कहीं वो घरवाली को ना जानता हो, पड़ोसी ना हो बिल्कुल। ठीक है, ना घर जाके जो है ना ये सारी फंडरेजिंग के हालात बिगड़ जाएंगे। ठीक है, ये सारा फंड जहां से कलेक्ट किया है वो अस्पताल में चला जाएगा एक ही बार में। तो अपने आप पे खर्च कीजिए, अपने आप को सजाइए, अपने आप को संवारिए, उसके बाद आप अपनी उसमें प्रेजेंस में जाइए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपके साथ अगर मुझे मिल जाता है तो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं जब मेरी किसी सोशल एक्टिविटी के अंदर जाता हूं, अगर मैं अपनी सोशल एक्टिविटीज की बात करूं, यानी कि मेरे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम जिसके अंदर मैं खुद, जैसे हमारे यहाँ जैसे दाह संस्कार भी होता है लोगों का, तो मैं जब खुद ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता हूं, तो मैं वहां पर जनरली जो मेरा कैजुअल ड्रेस है, मैं उस कैजुअल ड्रेस के अंदर चला जाता हूं, जैसा हूं, जैसा बैठा हूं वैसा ही चला जाता हूं। ठीक है, वहां मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज जब वहां पर हम समाज के अंदर एक सामाजिक परिवेश में होते हैं, उस सामाजिक परिवेश में जब हम जाते हैं ना, तो वहां पर हमारा एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ दिखना भी बहुत जरूरी होता है, कि हम ग्राउंड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमारे अंदर कोई घमंड नहीं है, हमारे अंदर कोई एरोगेंस नहीं है, हमारे अंदर हम कोई डिट्टो पिट्टो या टिप टॉप होके नहीं आए हुए हैं, क्योंकि हम समाज के अंदर बैठे हुए हैं। और समाज में आपकी प्रेजेंस होना बहुत जरूरी होता है, याद रखिएगा। समाज में जब आप अपनी प्रेजेंस देते हैं, मैं एक फोटो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बिल्कुल। बैक टू मीटिंग, मैं एक मिनट रुकिएगा, आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एड मटेरियल शेयर, आई थिंक सो मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी। मैं एक बार फोटो को एनलार्ज कर देता हूँ, उसके बाद आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। शायद अभी एक्सप्लोरर शेयर हो रहा है आपके साथ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर, बहुत ही कम लोग हैं जो लोग मुझे जानते हैं, काफी समय से मेरे साथ जुड़े हुए, वो पहचान लेंगे। इस फोटोग्राफ के अंदर हम इस लावारिस लाश का दाह संस्कार करने के लिए गए हुए हैं। इस फोटोग्राफ के अंदर जो व्यक्ति रिक्शा खींचकर लेकर जा रहा है, जो जज कर पाए होंगे वो जज कर चुके होंगे अभी तक कि इसमें रिक्शा खींचकर कौन लेके जा रहा है। किस किसने जज कर लिया अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जहां हम सामाजिक परिवेश में होते हैं, जहां हम सामाजिक उसके अंदर होते हैं, वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने जनरल परिवेश में रहें। हमारे अंदर बिल्कुल भी ऐसा ना दिखाई दे सामने वाले व्यक्ति को कि हम क्या हैं, हु वी आर। हमारे अंदर की चीज को कोई ना पहचान सके। और ऐसे मौकों पर आपने देखा होगा, जैसे डिस्टेंस आप देख रहे होंगे, फोटोग्राफ का डिस्टेंस आपने देखा होगा। याद रखिएगा, ऐसे परिवेश में जब हम जाते हैं ना, तो वहां सेल्फी वाला स्टाइल मत करने लगे। आपके साथ एक वॉलंटियर होना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जहां पर सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाता है। अगर आप किसी के दाह संस्कार में गए हुए हैं और वहां आप सेल्फी ले रहे हैं, तो ये कई लोगों को जो है मन में जो है भावनाएं गलत पैदा कर सकता है। तो ऐसे में ये इस चीज का भी हमें ख्याल रखना होता है कि आपके साथ जो वॉलेंटियर है उसको इतनी कलाएं सिखाई गई हो कि भाई जब आप फोटोग्राफ्स लो तो किसी को पता ही ना लगे। ये बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे ही जब आप किसी की हेल्प करने के लिए जाएंगे, मैंने बहुत जगह देखा है, जब आप किसी की हेल्प करने के लिए जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल तैयार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके प्रेस्टीज को देखते हुए वो आपसे हेल्प लेने से मना कर देता है, क्योंकि आपके पीछे क्या दिखता है उसको? कैमरा। इसलिए कई लोग हमें टोक देते हैं कि यार तुम समाज सेवा कर रहे हो तो फोटोग्राफ्स क्यों निकाल रहे हो, वीडियोस क्यों बना रहे हो। कई लोगों की भावनाएं इससे उफड़ जाती हैं। कई लोग इस चीज का बुरा मान जाते हैं। क्यों मान जाते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हम इन फोटोग्राफ्स और इन वीडियोस के माध्यम से पता नहीं क्या कमाने वाले हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर टेक्निकल गुण नहीं है, हमारे पास वॉलेंटियर नहीं है। वॉलेंटियर अगर हम लेके गए तो हमने उसको कुछ सिखा नहीं रखा। ये सारी चीजें
जो है ऑफ वर्ड होती हैं, ऑफ कैमरा होती हैं, हिडन होती हैं। कोशिश कीजिए आपका जो वॉलंटियर आपके साथ हो वो एक हिडन स्पाई हो, एक छुपा हुआ जासूस होना चाहिए उसके अंदर। वो कब कहां किस एंगल से आपकी फोटो निकाल रहा है किसी को पता ही ना लगे। ये बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। याद रखिएगा, जब आप कहीं भी पोज देते हैं, एक पोज वाली फोटोग्राफ में और एक जनरल जो फोटोग्राफ खींची जाती है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं अगर बिल्कुल मेरे पास सिस्टम वर्क कर रहा है, मैं आपको कुछ चीजें शो ऑफ करना चाहूंगा। मैंने कल मेरी टीम के मेंबर को भी टोका था इस संबंध में कि भाई आपने, हालांकि मेरी टीम का मेंबर नहीं था, जहां हम गए थे वहां की टीम का मेंबर था। चलिए मैं आपको कुछ चीजें शो ऑफ कर देता हूं। आई थिंक सो मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी। यस, स्क्रीन शो हो रही है आपके साथ। ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ्स उस समय की हैं जब हमारी वार्तालाप चल रही थी। ऑब्वियस सी चीज है, कोई भी व्यक्ति देखकर अंदाजा लगा सकता है कि ये बैठकर दी गई पोज नहीं है। और कई फोटोग्राफ्स उस जो कैमरा पर्सन उन्होंने हायर किया हुआ था, उसको मैंने उसकी गलतियां बताई कि कुछ गलतियां आपने यहां पर की हैं। जैसे लास्ट मोमेंट पर मैं आपके साथ कुछ फोटो शेयर करना चाहूंगा। जैसे अब ये जनरल फोटोग्राफ है, ये हमने भाई ऑब्वियस सी बात है, आप खड़े होकर पोज दे रहे हैं, आप खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, ये अलग चीज है। लेकिन जब आप किसी के साथ वार्तालाप में हैं, तो वहां सामने वाले के फेस एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि ये आपकी फोटोग्राफ जो है वो खींची गई है या खिंचवाई गई है। ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर किसी के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा हूं तो उनका जो ध्यान है वो मेरे फेस की तरफ होगा, मेरे फेस एक्सप्रेशंस की तरफ होगा, ना कि फोटोग्राफर की ओर। और मैंने बहुत सारी फोटोग्राफ्स में, काफी सारी फोटोग्राफ्स हम लोग देखते हैं, तो उसमें मैंने ये चीज नोट की है कि वहां पर सभी लोगों, जैसे वो कहता है ना कैमरे वाला, अरे यार आप शादी में थोड़े हैं। कैमरे वाला बोलता है जी एक बार स्माइल प्लीज सर, एक बार इधर देखिएगा। इधर देखने का मतलब क्या हुआ? जब भी आप अपने इवेंट की या किसी भी प्रोग्राम में आप फोटोग्राफ्स करते हैं, रैंडम कीजिए। आपके फोटोग्राफर को, आपके उस वॉलंटियर को इतना नॉलेज दीजिए कि भाई जब भी आप मेरे इवेंट के अंदर फोटोग्राफ्स कलेक्ट करते, चाहे वो मेरी हो चाहे पूरे इवेंट की क्यों ना हो, वहां पर सामने वाले व्यक्ति को अलर्ट मत कीजिए कि भाई वो सामने देख के, आपकी तरफ देख के आप फोटो लेने वाले हैं। नहीं, रैंडम फोटो होनी चाहिए। रैंडम फोटो हमेशा ऑथेंटिक होती है। अगर यहीं पर मैं आपको एक और फोटो शो करता जिसके अंदर हम 5, 7, 10 लोग बैठे हुए और सबकी निगाह कैमरामैन की तरफ है, तो क्या महसूस होता? हो सकता है हमने कोई इवेंट ना किया हो, सिर्फ एक जगह हमें मिल गई और हम सब उस गोल टेबल के साथ बैठ गए और एक फोटो खिंचवा ली, और नीचे हमने बड़े बड़े अक्षरों में पता नहीं क्या क्या लिख दिया। हमने तो पता नहीं मोदी जी के कैसे जो है मोदी जी का फाइनेंस बजट लेके आना अपने घर पे, कैसे कुबेर जी को बुलाना है, ठीक है, इसके बारे में बड़ी बड़ी चर्चाएं करी हैं। ऐसा नहीं होता। जब भी आप किसी इवेंट में जाते हैं, रैंडम फोटोग्राफिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ऑथेंटिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपकी फोटोग्राफ्स ऑथेंटिकेट हो जाए। आपको मैंने कुछ फोटोग्राफ्स जो है कलेक्ट करने के लिए कहा था। आई थिंक सो सभी संस्थाओं ने कलेक्ट कर ली होंगी अपनी अपनी फोटोग्राफ्स। आप लोगों को कुछ फोटोग्राफ्स पहले दिन जो एसेंशियल थिंग्स बताई गई थी, उसके अंदर जो जो चीजें मैंने लिखवाई थी, कल का दिन और शेष है उसके अंदर। मंडे से सभी लोगों के पास अपनी जो एसेंशियल चीजें आपको लिखवाई गई हैं वो सभी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि अब हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते, ज्यादा हम समय को नहीं घुमा सकते। ठीक है, बहुत प्रयास किया मैंने कि कैसे भी 1-2 दिन का समय और निकल जाए, लेकिन बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि जो चीजें आपके साथ शेयर करनी है कि सिर्फ यहाँ पर आकर जो है अध्यक्ष जी वाली बात है कि सिर्फ लेक्चर देने से आप उसको जागरण की तरह सुन के चले जाएं कि हाँ भाई एक
नाइट जागरण था, 1-1.5 घंटे का प्रवचन था किसी गुरुजी का, वो सुन लिया हमने और अपने अपने घर आ गए, ठीक है, बस बात बन गई। तो ऐसा ना हो, अब हमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली करना है और उस प्रैक्टिकल का रिजल्ट भी मुझे हैंड टू हैंड चाहिए आपसे। तो वो प्रैक्टिकल करने और करवाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है प्रश्न आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, कितनी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने एक्टिविटी की ऑथेंटिक फोटोग्राफ्स को कलेक्ट करके रख लिया है, रेडी कर लिया है? क्योंकि कल का दिन हमारे पास गैप में रहेगा। कल के गैप को कंप्लीट करने के बाद सोमवार से हम उनको अब असेंबल करने पा जाएंगे, कैसे हमें उन फोटोज का यूज करना है, कैसे हमें उन वीडियोस का यूज करना है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, वो सॉफ्टवेयर्स के क्रैक वर्जन, पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि क्रैक वर्जन आपको दिए जाएं, जिससे कि आपको कोई सॉफ्टवेयर खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास आपका सॉफ्टवेयर, सॉरी, आपका कंप्यूटर या आपका जो है एंड्रॉयड मोबाइल जिसके अंदर जो है हाई कैपेसिटी मेमोरी हो, अवेलेबल हो, वो जरूरी हो जाती है। क्योंकि एक बार आपने वो इंस्टॉल कर लिया, आप दोबारा उसको कभी भी इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे उस वर्जन के अंदर। और अगर वो हैंग हो गया तो उसको आपको डिलीट ही करना पड़ेगा, दोबारा आप उसको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। वो एक ही बार क्रैक वर्जन इंस्टॉल होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्रैक वर्जन जो है एक तरीके से गलत है। आप उसको अनलॉफुल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज परचेज करके की जाती है उसको हम उससे क्रैक कर देते हैं, उसके अंदर कोड लगा देते हैं। तो इस टाइप से हम उसको अनलॉफुली यूज कर रहे हैं, तो वो एक ही बार यूज होगी, बार बार यूज नहीं होगी। 27 में से 17 लोगों ने अपना जवाब सबमिट किया है, बाकी लोग फिर से एब्सेंट हैं। पता नहीं क्यों, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि लोग जवाब देने में भी क्यों घबराते हैं। चलिए जी, 27 में से 20 लोगों के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। 17 लोगों ने कहा है कि उन्होंने अपने फोटोग्राफ्स को कलेक्ट कर लिया है, और 3 लोगों का कहना है कि अभी उन्होंने अपने फोटोग्राफ्स को कलेक्ट नहीं किया। अगर नहीं किया तो मंडे तक आप कलेक्ट कर लीजिएगा। देन आफ्टर हम बढ़ेंगे अपने अगली कार्रवाई की ओर कि कैसे हमें उनको असेंबल करना होता है, कैसे हम उसमें जो है इफेक्ट्स डालते हैं, और कैसे हम उसको एक फंड रेजिंग कैंपेन बनाते हैं। और याद रखिएगा, जो विजुअल कैंपेन्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, विजुअल कैंपेन्स आर मोर इफेक्टिव देन ऑडिबल। आज मैं आपको जो चीज सुना रहा हूं, शायद सुनने से अच्छा अगर मैं प्रैक्टिकली कोई चीज आपको दिखा रहा होता तो वो ज्यादा इफेक्ट करती है आपके ऊपर। हम लोग कहानी सुनते हैं, हम लोग कविताएं पढ़ते हैं, शायद हम उसको याद नहीं रख पाते हैं। अगर इतिहास के वही चैप्टर मूवीज के रूप में होते 3-3 घंटे की, तो हमको सभी चैप्टर याद होते। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर इतिहास की किताब के मोबाइल के लिए 1-2 दिन का समय देते, क्योंकि सामने होली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस पर मैं आपसे सहमति लेना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय। यस सर। सर, जाहिर सी बात है, अभी सज्जन ने लिखा कि भाई सामने होली भी है, तो त्योहार का सीजन है। होली वैसे कब की है? 8 तारीख की है सर जी, 7 और 8। हाँ जी। 7 की है या 8 की है सर? नहीं 7 तो वो जलेगी होली का दहन। अच्छा, होली का दहन है 7 को, 8 को मनाई जाएगी ना? हाँ जी। रंग वाली होली 8 तारीख की है। यस सर। तो सर इतना लंबा गैप कर पाना भी तो मुश्किल है ना? क्योंकि सीधा सीधा 4 दिन का गैप आ रहा है। कल तो वैसे भी हॉलीडे है, कल ऑफ रहेगा फेसबुक सीजन का।
या परसों कोई और चैप्टर ले लिया जाए और उसके बाद 2 दिन का गैप डाल दिया जाए? लेकिन 5 सर 2 हाँ 7 और 8 का तो गैप हो ही जाएगा ना सर। कोई कह रहे हैं 6 मार्च को होली है, कोई कह रहे हैं 8 और 9 को है। आप बिल्कुल पजल मत होइए, मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीका बता देता हूँ होली कब है। जानना हो ना, अपने नजदीकी ठेके पर जाइए, उससे पूछे भैया किस दिन बंद रखेगा। वो जिस दिन का नाम ले समझो उस दिन होली है। होली वाले दिन ठेके बंद होते हैं। पजल मत होना बिल्कुल भी कोई भी, ठीक है भाई। सर लोगों ने 6, 7, 8, 9 कई तरीके की बता दी होली, तो वही सबसे बढ़िया तरीका है, अपने आज नजदीकी ठेके पर जाइएगा, उससे पूछिए भाई तेरा ऑफ डे कब है ना, ड्राई डे कब मना रहे हो। जिस दिन वो कहे समझो उस दिन होली है। हाँ जी। बेवजह टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। सर 6 तारीख को भी कुछ लोग कह रहे हैं, संगेश कुमार भाटी जी के बता रहे हैं 6 तारीख को होली है, लेकिन 6 तारीख को नहीं है सर। जहां तक मुझे भी कंफर्म है 7 या 8 में ही है। 7 को होलिका दहन है और 8 को रंग खेली जाने वाली होली है जी। कोई नहीं, 6 तारीख को हम कोई और सेशन ले लेते हैं सर, ठीक है जी। एक ऑनलाइन ग्रांट मेथड में आपके साथ डिस्क्राइब करूंगा। चलिए 6 तारीख के लिए आपको एक काम बता देता हूं मैं आपके पास। 6 तारीख को आपके पास आपके ऑनलाइन वैलेट में, यानी कि जो भी आप फोन पे, गूगल पे कुछ भी यूज करते हैं, पर्सनल या संस्था का जो भी हो, उसमें आप 400 से 500 रुपए या 1000 रुपए तक का बैलेंस रखिएगा। परसों का हम चैप्टर जो लेके चलेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपको मैं गूगल एडवर्टाइजमेंट सिखा सकूं, गूगल एडवर्ड्स सिखा सकूं कि कैसे आप अपने इवेंट्स को गूगल एडवर्ड्स पर जो है प्रमोट कर सकते हैं और वहां से बहुत ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। तो वो एक लाइव डेमो रहेगा, लाइव डेमो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। उसके लिए आपका निजी फोन जो भी आपके पास अवेलेबल है वो काम करेगा बिल्कुल। उसके लिए आपके पास जो भी पीसी या लैपटॉप जो भी अवेलेबल है वो भी काम करेगा, ठीक है। सिर्फ आपके पास 500-700 रुपए का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको ट्राई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर एक आपको अपना एक एडवर्टाइजमेंट एनलिस्ट करना पड़ेगा। तो कल मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई कैसे, कल का मतलब मंडे को हम सिखाएंगे आपको कि गूगल एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं। और यकीन मानिए जिन जिन संस्थाओं को नहीं आती है कंप्यूटर ऑपरेटिंग, एक बार मैं एक आपके सामने एक ओपिनियन फिर से रख रहा हूं, एक पोल फिर से रख रहा हूं। कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसी संस्थाएं हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग भी सीखना चाहती हैं साथ साथ। मैं एक बार अभी फिलहाल हाउ मेनी एनजीओज वांट टू लर्न कंप्यूटर बेसिक्स, ऐसे कितनी संस्थाएं हैं जो कंप्यूटर बेसिक्स सीखना चाहती हैं। पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको इसी के पैरेलल आपको एक जो है क्लास अरेंज करवा दी जाए। यस और नो पर टिक कर दीजिएगा। कंप्यूटर बेसिक्स, बेसिक्स का मतलब बहुत कुछ होता है, याद रखिएगा। एक कंप्यूटर बेसिक्स वो होता है जो आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, वर्ड चलाना आता है आपको, पावर पॉइंट चलाना आता है, लेकिन संस्था के मामले में कंप्यूटर बेसिक्स चलाना अलग चीज हो जाती है। जहां आप संस्था की बात करते हैं वहां आपको संस्था का अपना लोगो बनाना आना चाहिए, आपको संस्था का आप लेटर हेड डिजाइन करना आना चाहिए, ऑनलाइन लेटर हेड कैसे डिजाइन करते हैं वो आना चाहिए, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं वो आना चाहिए, कैसे आप अपने विजिटिंग कार्ड्स, अपने आईडी कार्ड्स अपने कंप्यूटर से आप जो है सेल्फ जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, कैसे मैंने जैसे अभी गूगल फॉर्म्स बनाना हुआ, गूगल फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उससे फंड रेजिंग की जाती है। बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर सीखे बिना नहीं आ सकती। तो जिन लोगों को भी लगता है कि वो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, देखिए अब जवाब कुछ ज्यादा लोगों के आए हैं। 23 पार्टिसिपेंट्स ने अपने जवाब सबमिट किए हैं, अभी तक 20 थे, अब 27 में से 23 लोगों ने, 4 लोग अभी भी रह गए। शायद वो मेंटली प्रेजेंट नहीं होंगे, अभी उनको पता ही नहीं होगा उनकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जिसका उनको यस और नो पर क्लिक करके रिप्लाई करना है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2/3 मेजोरिटी यहाँ पर है जो कंप्यूटर सीखना चाहती है। क्यों ना मंडे से क्लास अरेंज करवा दी जाए आप लोगों के लिए पैरेलल में, या इस केसबुक सीरीज के बाद अगर बात कहेंगे तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस केसबुक सीरीज में बहुत कुछ सिखाया जाएगा ऐसा जिसके लिए आपको कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। आपसे कंप्यूटर के लिए अरेंज करने के लिए पहले ही बता दिया गया है आपको। तो ऑब्वियस सी चीज है
कि ऐसे में आपका जो है कंप्यूटर पर हाथ साफ होना भी बहुत जरूरी होता है, तभी आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएंगे। चलिए जी, एक कंप्यूटर क्लास अरेंज करनी है, तो मैंने हमारे एक इवेंट के दौरान मैंने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की हैं। वाग एजुकेशन फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार बोलिए। सर हमारे 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी जो है वो बिल्कुल एग्री है कंप्यूटर Okay. क्लासेस के लिए, और वो सिर्फ यहाँ पर याद रखिएगा सर, ये जो हाँ। फेसबुक सीरीज है पेड सीरीज है। Okay. यहाँ पर पेड वर्जन में लोग जुड़े हैं, बाकी हमारी संस्थाएं बहुत हैं, जनरल मैसेज वहां भी दिया जाएगा, वो Okay. क्लासेस सभी के लिए अरेंज की जाएंगी। लगभग ये मान के चलिए आपके पास 50+ की स्ट्रेंथ रहेगी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ओके फाइन सर। तो इनके लिए क्या कुछ आपको डिजाइन करना है, कैसे आपको इनको फेमिलियर करना है कंप्यूटर यूज से, तो उस पे सर आप थोड़ा सा कल आप रिसर्च कर लीजिएगा, और मंडे की जो हमारी क्लास रहेगी उस दौरान हम लोग टाइम तय कर देंगे कि किस समय आपकी एक पैरेलल क्लास साथ साथ चलना शुरू हो जाएगी। ओके फाइन सर, फाइन ठीक है सर। जी। हाँ तो सर, मैं इसके लिए ये सर और एक सभी को बोलना चाहता हूँ। जी, मैं क्लासेस शुरू कर दूंगा, उस कितना जल्दी होता है उतना वो सभी लैपटॉप और डेस्कटॉप सभी के पास रहे, तो मैं असाइनमेंट वगैरह मैं बोलने के बाद असाइनमेंट वगैरह करता हूँ ना, उन्होंने उधर प्रैक्टिस कर दे तो उनको और भी बेहतर एक्सपीरियंस हो जाएगा। बिल्कुल मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ सर। जी, बिल्कुल सर। तो आपकी तरफ से कुछ असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, या अगर सर, वो प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि 1-2 घंटे की क्लास में सब कुछ नहीं हो पाता है, तो हाँ सर। असाइनमेंट वर्क के माध्यम से आप अपने आप को और बेहतरीन निखार पाएंगे अपनी कलाओं को, क्योंकि जी संस्था के लिए लोगो डिजाइन करना, संस्था के लिए लेटर हेड डिजाइन करना, लेटर फॉर्मेट तैयार करना, लेटर्स टाइपिंग करना, और भी यस सर। बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे। तो हाँ सर। वो सब चीजें बहुत जरूरी, और ध्यान रखिएगा हम कई बार क्या होता है संस्था के वर्किंग के लिए, आज कल परसों एक बात चल रही थी, शायद हमारे साथ वो सर अभी जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि सर मैं एक प्रोजेक्ट अप्लाई कर रहा था, उस प्रोजेक्ट के अंदर मुझसे पूछा गया है एक सॉफ्टवेयर, एनजीओ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पूछा गया उनसे। तो यकीन मानिए कि अगर आपको एक्सेल चलाना आ गया तो आप पूरा एनजीओ मैनेजमेंट अपने सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है आपको, आप अपने एक्सेल सीट पे चला सकते हैं। एनजीओ मैनेजमेंट, एनजीओ की जितने भी वॉलंटियर्स उनका डाटा सेव करना, उनका डाटा एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, उसको असेंबल करना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी अगर कंप्यूटराइज हो जाएंगी तो उससे आपको बहुत सहूलियत मिल जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन डोनेशन लेना चाहते हैं, छोटे छोटे लिंक तैयार करना चाहते हैं। आज की जो हमारी पेड सीरीज थी उसमें हमने आपको सिखाया भी था कि कैसे आप ऑनलाइन कैंपिंग तैयार कर सकते हैं, कैसे आप उसमें जो है अपने छोटे छोटे मैसेज के माध्यम से आप फंडिंग ले सकते हैं, कैसे उसके लिए फॉर्म तैयार करना होता है, कैसे उसके लिए गूगल फॉर्म तैयार करना होता है, कैसे उस गूगल फॉर्म में आप अपने डोनेशन स्लिप अटैच कर सकते हैं, कैसे उस गूगल फॉर्म के माध्यम से आप एक सर्टिफिकेशन जो है कैंपेन चला सकते हैं। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए थोड़ा सा कंप्यूटर के साथ फेमिलियर होना आवश्यक है। तो जितना जल्दी हो सके मंडे तक हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने अपने पीसीज के साथ रेडी रहेंगी। तो अगर आपके पास मंडे को पीसी अवेलेबल होता है तो ट्यूसडे से जैसे ही आपके साथ कंफर्म कर लिया जाएगा कि इस क्लास से पहले, यानी कि 9 बजे क्लास होती है, कोशिश की जाएगी 8 बजे से 9 बजे के बीच में क्लास आपको दे दी जाए कंप्यूटर की पहले, और उसके बाद लगातार आप इसके साथ हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपके पास नेटवर्क बैंडविड्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं आप अपने मोबाइल के डाटा से काम चला लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखना है हमें। तो अपने यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन है, ऐसा कुछ भी जो चीज है वो आप अपने यहाँ पर अरेंज करवा लीजिएगा जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं इसको। और जैसा कि अभी जिस टॉपिक पे बात हुई कि अभी होली आने वाली है, तो शायद कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, कुछ अन्य तैयारियों में भी लगे होंगे, कुछ अपने इवेंट्स में भी लगे होंगे। तो एक काम करते हैं, हम इसको आगे बढ़ा देते हैं 10 तारीख तक के लिए। ये इजी रहेगा सभी के लिए। अध्यक्ष महोदय सर 10 तारीख से करवा दें इसको फिर। हाँ 10 तारीख से कर दें, क्योंकि सर देखिए कुछ लोग क्या होता है, किसी के यहाँ पूजा हो, कोई होली का दहन होगा, किसी के यहाँ वो होली का दहन में के तो यार महासिंह की मीटिंग है, होली का दहन में नहीं जा सका, या घर में उनके कोई मेहमान आ गए, किसी को कहीं गेस्ट में जाना हो, ये ठीक रहेगा सर। काफी लोग होली के दिन पर जो है फंड रेजिंग वगैरह भी करते हैं, वहां व्यस्त होंगे। हाँ तो सर फंड रेजिंग, फिर कुछ का अपना भी फंड रेजिंग होता है ना सर, पर्सनली वो फिर वो उनका एंजॉयमेंट भी खराब नहीं होना चाहिए महासिंह के कारण।
बिल्कुल सही बात है सर। तो चलिए एक काम करते हैं, वॉग एजुकेशन फाउंडेशन सर, आप 10 तारीख से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी? ओके फाइन। और ओके 10 से लेकर 25 तारीख तक 15 दिन की क्लासेस रहेंगी सर आपकी, ठीक है जी? ओके ओके और सर इसके मेरा लिए 2 to 3 क्लासेस क्या रहता है ना, जी। वो टोटली बेसिक रहता है, मतलब जी। सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, उसके बारे में डिस्कशन में करता हूँ। जी। मैं क्लास स्टार्ट होके 1-2 दिन के अंदर ही सभी के पास सिस्टम रेडी है, तो उनको सीखने के लिए आसान हो जाता है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस सिस्टम रेडी करने के लिए सर उनको 10 तारीख तक का समय दे दिया गया है, ठीक है? ओके आपकी फाइन। क्लासेस 2 से 3 बजे के बीच में ना? हाँ 2 से 3 बजे के बीच में, ठीक है सर। तो मैं एक काम करता हूँ, आज से ही मैसेज ड्राइव करके आपको जो है सभी संस्थाओं को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कि सर 2 बजे से टाइमिंग टाइमिंग क्या रखेंगे सर? आपने कहा ना सर 2 से 3 बजे, सर ऐसा कर इवनिंग टाइम में रख सकते हैं क्या सर? 7 to 8 या श्योर। या 8 to 9 कर दीजिए, क्योंकि 9 से अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ओके 8 to 9 कर दो सर। 8 to 9 कर देते हैं, चलिए हाँ ठीक है 8 to सर। 9 कर दो। तो 8 to 9 में हमारी जो है कंप्यूटर क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी साथ साथ, जिससे कि आप वहां पर कंप्यूटर सीख सकें, और उसके बाद जो है उस कंप्यूटर की जो आप फेमिलियर हुए हैं उस वर्क से, उससे रिलेटेड आपको फंड रेजिंग से रिलेटेड आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है आपके कंप्यूटर पर, वो सारी चीज सिखाने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। तो 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक की क्लासेस का जो है एक 8 से 9 सही रहेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, हम सभी काफी लोग एग्री है इस चीज में कि 8 से 9 लगातार क्लासेस रहेंगी कंप्यूटर की, और 9 से फिर हमारा जो है केसबुक सीरीज स्टार्ट रहेगी। तो 8 से 9 में हम सभी संस्थाओं को मौका देंगे। इसके लिए जो भी संस्था क्लासेस के दौरान आप चाहें तो आपको QR कोड से अवेल करवा दिए जाएंगे। जो भी इनकी इस मेहनत के लिए वॉग एजुकेशन फाउंडेशन को डोनेशन करना चाहे, अपनी तरफ से कुछ भी जो है गिफ्ट देना चाहे, वो बिल्कुल प्रोवाइड कर सकता है। उसके लिए लाइंस जो है चालू रहेंगी, और उसके लिए आपको एडिशनल मैसेज जो है चैट बॉक्स में दिए जाते रहेंगे। देखिए मैंने बताया ना, फंड रेजिंग के लिए सबसे पहले डोनर बनना पड़ता है। तो डोनर बनेंगे तभी हम कुछ जो है ले पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे, कुछ नया प्राप्त कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं एक नए हमारे जो है हमारे नए मेंटर के साथ हम कुछ नया सीखने के लिए तैयार होंगे। उमेश सिंह जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो जी सीमा जी। हाँ सर, ये जो लेटर सर बताया वो क्या कहते हैं, अम्बेडकर जयंती वाला सर सेलिब्रेशन वाला था सर उसके लिए आप सर से बात कीजिएगा। जी जी ओके सर। कई बार बताया गया है कि जो इंफॉर्मेशन आपको जहां से मिलती है आप उसके लिए वहां संपर्क करें, ठीक है जी। मीटिंग में तो हमने अभी किसी भी लेटर के बारे में चर्चा नहीं की, ना ही मैंने किसी सेलिब्रेशन ग्रांट के बारे में चर्चा की है। सर माफी चाहूंगा, एक मिनट सर, मैं सर उनसे कहिए कि भाई 1000 रुपए महासंघ की तरफ से पहले उनको डोनेट किया जा रहा है, कि उन्होंने जो इनिशिएटिव दिया है हमारी संस्थाओं के लिए 1000 रुपए महासंघ की तरफ से अभी मीटिंग के बाद उनको उनके QR कोड पे भेज दिए जाएंगे। वॉग एजुकेशन फाउंडेशन को ना सर? हाँ जी हाँ जी सर, उन्होंने हमारी संस्थाओं के लिए शुरुआत करी है, तो 1000 रुपए महासंघ की तरफ से उनको अभी पहुंच दिए जाएंगे मीटिंग के बाद भी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कैसे इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को कोऑपरेट करने के लिए वॉग एजुकेशन फाउंडेशन को अभी 1000 रुपीज का डोनेशन जस्ट मीटिंग के बाद प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम आगे बढ़कर आते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। और यकीन मानिए कि वॉग एजुकेशन फाउंडेशन ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उस दिन हम मीटिंग में जुड़े हुए थे, मैंने कहा था कि मेरा सिस्टम बड़ा दिक्कत कर रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, विद इन 3 डेज मेरे पास सिस्टम जो है कोरियर होके आ चुका था। विद इन 3 डेज मेरे पास सिस्टम कोरियर होके आ गया पूरा। सर ने मुझे सिस्टम गिफ्ट किया, और साथ ही साथ मेरे सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स थी उसको लगातार शायद हमें 7 से 10 दिन 15 दिन लगे। उन्होंने लगातार ऑनलाइन कोऑपरेट करते हुए उस सिस्टम को भी सुधारा, और उसको जो है बिल्कुल दुरुस्त कर रखा है। इस समय मैं अपने आपके साथ जो वर्क कर रहा हूँ वो अपने निजी सिस्टम पे ही कर पा रहा हूँ, और सर वाला सिस्टम भी मेरे साथ ऑपरेटिंग मोड में रखा हुआ है, यानी कि कहीं भी कोई डिस्टरबेंस आपको नहीं दिखाई दी होगी काम के अंदर। तो ये होता है एक अपने गुण का सही उपयोग कर पाना। उनके पास कला है, कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, और शायद उन्हें महासंघ का जो प्रयास था, आप लोगों को हम निःशुल्क जानकारियां देते हैं, निःशुल्क जो है सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके, शायद उनको ये चीज अच्छी लगी।
तो उन्होंने अपनी तरफ से एक पीसी मुझे डोनेट किया। मैं सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सर जिस प्रकार से आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, वैसे ही राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ भी आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद वाघ एजुकेशन फाउंडेशन, और हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं अब अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप कल के सेशन में गूगल ड्राइव्स आप सीख पाएंगे, कैसे हम गूगल का उपयोग कर सकते हैं अपने फंड रेजिंग कैंपेन के लिए, कैसे हम गूगल का उपयोग कर सकते हैं डोनेशन प्राप्त करने के लिए, कैसे हम गूगल का उपयोग कर सकते हैं अपनी संस्था को जस्टिफाई करने के लिए, कैसे हम गूगल का उपयोग कर सकते हैं अपनी ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ गूगल से संभव है, वो कल आपको सिखाई जाएंगी। उसके लिए जरूरी है, अगर कल आपके पास पीसी मौजूद रहेगा तो शायद आप बेहतरीन, क्योंकि एक फोन से आप देख पाएंगे और दूसरे फोन पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, एक फोन से आप सुन पाएंगे, अपने कंप्यूटर पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर अरेंज हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं हो पाता तब भी कोई दिक्कत नहीं। जिस मोबाइल से आप मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, जिस मोबाइल से आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सेम मोबाइल पर आप हमारे साथ लाइव प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाते हुए आप सभी को आगे ले जाने की ओर अग्रसर रहेंगे, हम सभी अपने आप को आगे ले जाने की ओर अग्रसर रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं एसके यादव आप सभी लोगों से अब अलविदा चाहूंगा। सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय सबसे पहले गायब हो जाते। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, शुभ रात्रि।